समय आ गया है कि ट्रंप को हिंदी की कक्षा में बिठाया जाए, विशेष हिंदी वाली किताब पढ़ाई जाए। ट्रंप पढ़े कहावत, आधी छोड़ पूरी को धावे। जाने कहावत और लोकोक्ति में अंतर, सूप बोले तो बोले, सुपर पावर क्या बोले। फिर पढ़े कहानी, परी ने लकड़हारे से पूछा क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। थोड़ा उर्दू भी पढ़ लें तो हर्जा नहीं। लाइसेंसों का मौसम है, कन्वेंशन को क्या गम है। कहे कि भारत तो ट्रंप की जिद, हिपोक्रेसी और मूड स्विंग के आगे झुकने वाला नहीं है। तैयारियां जारी हैं, किसानों और व्यापारियों का नुकसान रोकना लक्ष्य है, पर चिंताएं भी हैं जिन्हें एड्रेस करेंगे और जानेंगे कि ट्रंप की हठधर्मिता में क्या क्या खराब हुआ है। उस अटैक डॉग की भी बात करेंगे जो अमेरिका ने भारत पर कुकरहाव के लिए छोड़ रखा है। इसके अलावा नेपाल से आए एक खतरे और मंच से हुई बदतमीजी की बात, क्या बीजेपी और संघ के बीच सब ठीक है, इस सवाल का जवाब आरएसएस के सबसे बड़े चेहरे ने आज क्या कहा। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K and Subharti University. SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। सबसे पहले बड़ी खबर में जम्मू और कश्मीर का हाल जानते हैं। जम्मू में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई। रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि एक दिन में इतनी बारिश आखिरी बार साल 1910 में हुई थी। लगातार बारिश से जम्मू के कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। पिछले हफ्ते स्कूल बंद कर दिए गए थे। 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी अब स्थगित कर दी गई हैं। जम्मू, पठानकोट, जम्मू श्रीनगर और बटोटे डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे भी लैंडस्लाइड और बाढ़ से प्रभावित है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और सेना ने नावों के जरिए लोगों को बचाया है। 5000 से ज़्यादा लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। उधर वैष्णो देवी जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। जम्मू के रियासी और डोडा जिलों में कम से कम 41 लोगों की मृत्यु हो गई है। मरने वालों में ज़्यादातर वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्री थे। शवों को कटरा से जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। फिलहाल 18 की पहचान हो चुकी है जो पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के रहने वाले थे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कटरा के हॉस्पिटल पहुंचे। घायलों का हाल जानकर फिर बयान जारी किया। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा, मृतकों के परिवारों के लिए 9-9 लाख का मुआवजा। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई थी। यात्रा कब शुरू होगी इसकी ठीक जानकारी नहीं है। स्थगित होने से कई श्रद्धालु फंसे हैं। होटलों में यात्रा के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मलबा हटाने और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है, पर इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। मसलन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि जब मौसम की चेतावनी पहले से थी तो तीर्थयात्रियों को रास्ते पर जाने से क्यों नहीं रोका गया और सुरक्षित जगहों पर उन्हें क्यों नहीं ले जाया गया। वहीं पंजाब का हाल जाने तो यहाँ भी बाढ़ और बारिश के चलते हालत खराब है। 7 जिले और 150 गांव चपेट में हैं। 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद हैं। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। सेना की मदद ली जा रही है। एम्फीबियस गाड़ियों का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये कैसी गाड़ियाँ होती हैं? पानी और ज़मीन दोनों पर चलने में सक्षम होती हैं। एम्फीबियस सुनते ही आपको मेढक याद आया होगा। उम्मीद है मौसम दुरुस्त होगा, यात्रा फिर से शुरू होगी, आम लोगों की परेशानियां भी दूर होंगी। और अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. अंग्रेज जब भारत में थे तब लगान वसूलते थे, पैसा लूट कर ले जाते थे। दादा भाई नौरोजी ने इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था, लेकिन तब हमारा देश गुलाम था। अंग्रेज थे तानाशाह और अब इसी तानाशाही पर उतर आए हैं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के सदर डोनाल्ड ट्रंप। एक घराना है आबाद और करोड़ों हैं नाशाद, सदर ट्रंप जिंदाबाद। हबीब जालिब माफ कर दें, लेकिन दुनिया भर के विद्वान जन ऐसी ही बातें कह रहे हैं। ट्रंप के 50% टैरिफ ने भारत में उथल पुथल मचा दी है। लगभग 5,40,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पर असर पड़ना तय है। टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे सेक्टर्स पर मार पड़ने वाली है और लाखों नौकरियों पर खतरा। नौकरियों और व्यापार पर खतरा आया तो लोग जता रहे हैं विरोध। 28 अगस्त को देश के अलग अलग हिस्सों से इसकी झलक मिली। जिन ट्रंप के लिए भारत में मंदिर बनाए गए, हवन हुए, आदमकद पोस्टरों को वनीला फ्लेवर्ड केक खिलाया गया, उन्हीं के पुतले जल रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। अमेरिका राष्ट्रपति की दादागिरी नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। और ऐसा नहीं है कि प्रतिरोध और प्रतिशोध की ये भावना केवल भारत में है। दुनिया के कई कोनों में ये हो रहा है, लेकिन ट्रंप और उनके लठैतों को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आई डोंट केयर, वी डोंट केयर जैसी बातें हो रही। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक बार फिर से भारत पर निशाना साधा। कहा रूस का तेल खरीद कर भारत यूक्रेन की जंग फंड कर रहा है। ये भी ज्ञान दिया कि भारत को एक लोकतंत्र की तरह बिहेव करना चाहिए। सीरियसली ब्रो, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद।
विद 50% का टैरिफ भी। अब अमेरिका दूसरे देशों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएगा। जानकारों का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी फिलहाल जारी रहेगी और भारत के प्रति अमेरिका का आक्रामक रुख भी। ऐसे में भारत की तैयारी क्या है, इसका इशारा मिला 28 अगस्त को आए एक बयान से। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि शॉर्ट टर्म में इस टैरिफ का असर तो पड़ेगा, व्यापारियों से सलाह मशवरा भी किया जा रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी EPM तैयार किए जा रहे हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों स्तरों पर सप्लाई चेन को लचीला बनाने का प्लान हो रहा है। ये हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। हर संकट एक अवसर भी होता है। अधिकारी ने EPM की बात की। सरल भाषा में समझे तो उद्योग धंधों को चलाने के लिए लोन लिए जाते हैं। लोन के लिए देनी पड़ती है गारंटी। EPM के तहत सरकारें इस गारंटी का आंशिक या फिर पूरा हिस्सा कवर करती हैं। लोन आसानी से मिलते हैं। कई बार ब्याज ना चुकाने की भी छूट दी जाती है, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ था। तब केंद्र सरकार क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लेकर आई थी। पर ये तैयारियां तो अभी संभावित हैं। कॉन्क्रीट क्या हो रहा है? मीडिया में रपटे छपी कि सरकार ने कॉटन पर लगने वाले आयात शुल्क पर मिल रही छूट को बढ़ा दिया है 31 दिसंबर तक, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री दूसरे देशों से सस्ता कॉटन मंगवा सके। टैरिफ के चलते जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी हो सके। इसे ऐसे समझिए, भारत के किसान भी कॉटन उगाते हैं, दूसरे देशों से बहुत सस्ता कॉटन आने लगे। ऐसे में अपने वालों का कॉटन महंगा ना पड़े, इसलिए सरकार ने चुंगी लगाई थी। इसका विरोध हो रहा था, पर सरकार ने फिलहाल इसे दरकिनार कर दिया है। बाहर से आने वाले कॉटन पर 11% चुंगी लगती रही है। अपने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मई 2025 में कॉटन की MSP भी बढ़ाई गई थी। इस छूट का एक लक्ष्य टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सस्ती रुई उपलब्ध कराना तो है ही, एक दूसरा काम भी हो सकता है। जानकारों का कहना है कि इससे अमेरिका के पास एक मैसेज जा सकता है कि भारत कॉटन के आयात पर अमेरिका के साथ डील कर सकता है। यानी अमेरिका को उस लकड़हारे की तरह बिहेव करने का मैसेज जा रहा है, जो या तो लालच दिखाए या समझदारी दिखा के सोने और चांदी की भी कुल्हाड़ी ले जाए। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI का कहना है कि भारत की कॉटन आयात का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से आता है। इस पर टैक्स नहीं लगता और अधिक छूट से अमेरिका के रुई निर्यातकों को फायदा हो सकता है। लेकिन ये छूट भारतीय किसानों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एक्स पोस्ट में लिखा, मोदी जी ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। जितना ट्रंप के आगे झुकोगे वो उतना ही झुकाएगा। एक बार मुंह तोड़ जवाब तो दो। विपक्ष मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कह रहा है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग दूसरी तैयारियों में जुटे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दूसरे देशों में शिफ्ट करने की तैयारी जैसी बातें भी हो रही हैं, मसलन बांग्लादेश, श्रीलंका, इथियोपिया, मिस्र, जॉर्डन इत्यादि। ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों में टैरिफ भारत की अपेक्षा कम है। हालांकि ऐसा होने पर केंद्र सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम मेक इन इंडिया को झटका लग सकता है और नौकरियां भी जाएंगी ही। एक्सपर्ट से सुनते हैं। जैसे सपोर्ट टू टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, तो जिनका लाइवलीहुड मूल्यतः जो उन्हीं को बेच के, US को बेच के अपना जीवनी चला रहे थे, तो आसान तो नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए उनको सपोर्ट कर पाना। शॉर्ट टर्म में हो सकता है गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर दे, लेकिन जितना ये समय लंबा होता जाएगा उतना मुश्किल हो जाएगा। मतलब सरकार तो सबके घर नहीं चला सकती है, वो कुछ मदद दे सकती है किसी ढंग से, तो वो बहुत ही कम ही लेवल तक आप उसकी मदद समझ सकते हैं। 30 दिन हुए, 90 दिन हुए, इस तरह की मदद हो सकती है अगर उतने में हो जाए। दूसरी चीज हुई, श्रीलंका और बांग्लादेश में इंडिया के लोग चले जाएं, वहां पे फैक्ट्रियां लगा दें, तो ये उसी तरह की संभावना है कि जो पहले से बात हो रही थी कि जब चाइना से कंपनीज निकल के यहाँ लगा दें और वहां से बेचने लग जाएं। लेकिन एक चीज होती है ट्रांसशिपमेंट क्लॉज, जिसमें वो US जो है कहता है कि अगर आपके पास जो उनके पास मटेरियल आ रहा है वो कहीं से घूम के आ रहा है तो 40% एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। तो एक तो वो दिक्कत है। दूसरा ये कि आप सोचिए, अगर बांग्लादेश और श्रीलंका में इंडियंस जाके टेक्सटाइल बनाएंगे तो वहां के लोकल रिवोल्ट होगा, वो कहेंगे कि आप हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हैं, यहाँ आके क्यों, तो वो पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम वो भी है। तीसरी चीज जो है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया का सच फ्रैंकली ये है कि आवाज बहुत होती है, लेकिन मेक इन इंडिया में बिना इस समस्या के भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। हमारी डेटा जो मैंने देखा था, मई में लिखा था मैंने उसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में, कि जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारे देश की पिछले 6 साल में, वो इंडियन एग्रीकल्चर से भी स्लो ग्रो कर रही है। तो मेक इन इंडिया एक्चुअली कुछ खास पहले से नहीं कर रहा है, तो इससे जो है और बर्बाद होगा, लेकिन कोई फर्क बहुत ज्यादा अंतर दिख जाएगा ऐसा नहीं है। और एक बात मैं और बता दूं कि जो इसमें हर्ट है, जो इसमें जो दिक्कत आ रही है भारतीयों को, वो लाइवलीहुड पे आ रही है, जीवनी पे आ रही है। हो सकता है GDP पे इसका असर ना हो, अभी हो सकता है 2 महीने बाद कोई खड़ा होकर कह दे कि देखिए GDP पे असर नहीं हुआ। कम GDP में जीवनी का नुकसान ज्यादा है। ये उस तरह का सेक्टर है जिनको हिट किया जा रहा है। और लास्ट बात, बहुत समय से मैं शुरुआत, जिस दिन से ट्रम्प साहब ने ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात करी है, तब से मैं बोल रहा हूं, जिस ढंग से वो अपना कैलकुलेट करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, तय जानिए ये ऊपर नीचे होते रहेंगे नंबर, क्योंकि उनका मुद्दा ही ये है कि सारा ट्रेड गैप खत्म कर दें।
हम 40 बिलियन का ट्रेड गैप हमारा सरप्लस था उनके ऊपर, वो इस समय जिद में है कि वो पूरा जीरो हो जाए। तो आने वाले समय में कल को वो कोई सर्विसेज सेक्टर पे, टीसीएस, इन्फोसिस पे कुछ बोल दें तो कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है। इसलिए वी शुड ऑल्सो बी रेडी फॉर फ्यूचर शॉक्स। एक्सपर्ट की बात हो रही तो इंडिया टुडे टीवी के सलाहकार संपादक राजदीप सरदेसाई ने जाने माने अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बात की। पूछा गया कि ट्रंप भारत को टारगेट क्यों कर रहे हैं और भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। राजन ने कहा, टैरिफ से व्यापारिक हित नहीं, राजनीतिक हित साधने के लिए भी लगाए गए हैं। ये कुछ ऐसा है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री की जगह इनका इस्तेमाल करे, नतीजा दूसरे देशों को नुकसान। राजन ने यह भी कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि भारत को अलग से टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने रूस से खरीदे जा रहे सस्ते तेल पर भी अपनी बात रखी और कहा, यह देखना होगा कि उस तेल से किसे फायदा हो रहा है और क्या उसमें कटौती करके टैरिफ का असर झेल रहे सेक्टर्स को कोई राहत पहुंचाई जा सकती है। रघुराम राजन का यह भी कहना है कि अमेरिका का पावर प्ले है। ट्रंप को लगता है कि भारत नियम कायदे नहीं मानता। पीटर नवारो जो कुछ लिख बोल रहे हैं वो बिना ट्रंप की शह के नहीं हो सकता। नवारो के बारे में ही एक बात अंग्रेजी अखबार द हिंदू के फॉरेन अफेयर्स एडिटर स्टैनली जॉनी ने भी लिखी। कहा, पीटर नवारो जो है वो भारत के खिलाफ अमेरिका के अटैक डॉग हैं। इन लोगों को लगा था कि टैरिफ की धमकियों से भारत झुक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए ये लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। नतीजा इस तरह की बयानबाजी। ये सच है कि टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन असर तो भारत अमेरिकी संबंधों पर भी पड़ेगा और अमेरिका के अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं है जहां सिर्फ वही सुपर पावर हो। और यहीं से बात हो रही है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और फ्री फॉरेन पॉलिसी की, यानी भारत दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अपने व्यापार को बांटे, सिर्फ और सिर्फ कुछ देशों पर निर्भर न रहे। और ऐसा करने के लिए उसे हर जगह अच्छे संबंध बनाने होंगे, साथ ही घरेलू बाजार पर भी फोकस करने की बातें और पॉलिसी करेक्शन की भी। ये तो हिसाब हो गया टैरिफ का। अमेरिका में भारत और भारतीयों के खिलाफ हवा चलाई जा रही है और एक बार फिर से H-1B वीजा प्रोग्राम इसकी जद में है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि इस वीजा व्यवस्था के जरिए भारतीय नौकरी खा रहे हैं और अमेरिकियों की इसे बंद करने की मांग हो रही है। वहाँ के वाणिज्य मंत्री हावर्ड ल्यूनेटिक ने इस प्रोग्राम को स्कैम कहा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये लोग उसी पार्टी के नेता हैं जिसने ऐतिहासिक तौर पर इस तरह के प्रोग्राम को सपोर्ट किया था, लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1990 में हुई। अमेरिकी टेक कंपनियों को स्किल्ड लेबर दिलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनियों ने इसके जरिए खूब मलाई छानी। भारत और चीन से लाखों लोग कामगार अमेरिका गए। कई सारे रिसर्च पेपर्स में बात सामने आई कि इन कामगारों ने अमेरिका के टेक सेक्टर को नई गति दी। इसी के जरिए तमाम दुश्वारियों के बाद भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था छलांगे मारती रही। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का कंसेप्ट मार्केट में आया, लेकिन हाल फिलहाल के बरसों में इसके खिलाफ माहौल बनाया गया, खासकर जब अमेरिका में धुर दक्षिणपंथी राजनीति की पैठ बैठी जो व्हाइट नेशनलिज्म की बेतुकी बातें करती है, जिसकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ श्वेत अमेरिकी ही सभ्य और स्किल्ड हैं, बाकी सब जानवर। ट्रंप ने खुद अपने बयानों के जरिए इस नैरेटिव को हवा दी। अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए इनको देश से बाहर निकलने का आह्वान किया। ये एक बयान है, मौका निकालकर जरूर सुनिए। बयान और नैरेटिव से इतर बात को ठोस भी। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2015 के बाद से जितने भी H-1B वीज़ा अप्रूव हुए उनका 70% हिस्सा भारतीयों की झोली में आया, लेकिन सैलरी के मामले में भारतीयों ने भेदभाव झेला। इस वीज़ा प्रोग्राम के तहत जिन्हें नौकरियां मिली उनमें से 25% की सैलरी $1 लाख से $1.5 लाख प्रति वर्ष रही। सिर्फ 5% लोग ही इससे ज़्यादा कमा पाए और ज़्यादातर भारतीयों की कमाई $1 लाख से भी कम रही, जो इंडस्ट्री की औसत सैलरी से कम है। कुल जमा मतलब ये कि अमेरिका में नौकरी पेशा भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर कोई अकूत दौलत नहीं लुटाई जा रही। कम पैसे मिल रहे हैं, इसके बाद भी वो जो योगदान दे रहे हैं वो कहीं ज़्यादा है। असल में यही वो कामगार हैं जिनके ज़रिए अमेरिका की धाक है और वो कुछ मामलों में ग्रेट है, पर इन्हीं के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कह गए हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बहरहाल बड़ी खबर यहाँ तक, अब सुर्खियों की बारी। आज 28 अगस्त की सुबह जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना ने 2 आतंकी मार गिराए। फिर भारतीय सेना ने एक्स पर लिखकर बताया कि आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली। इसके आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरेज इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। पिछले 12 दिनों में ये तीसरा मौका है जब सेना ने उत्तरी कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया है। बात इन घटनाओं की हो रही तो एक और खबर जिससे सनसनी मची है। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 आतंकियों घुसने की खबर आई। राज्य में हाई अलर्ट है। ये पाकिस्तान से आए आतंकी हैं। इनका ताल्लुक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। पुलिस ने स्केच जारी किए, आप स्क्रीन पर डिटेल देख सकते हैं। मोतिहारी के SP स्वर्ण प्रभात ने इन तीनों के बारे में जानकारी देने वालों को 50,000 का इनाम देने का ऐलान भी किया। सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया है और इस इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरिया में जो है लगातार वाहन चेकिंग चल रहा है। पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नजदीकी थाना को सूचना दें या डायल 112 को कॉल कर आप सूचना दे सकते हैं या पुलिस अधीक्षक का जो सरकारी मोबाइल नंबर है उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर भी आप सूचना दे सकते हैं।
आतंकियों के बिहार में घुसने की खबर पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आतंकी प्रदेश में या देश में घुसा तो उसे जहन्नुम भेजा जाएगा। यह साजिश चाहे जिसकी भी हो, लेकिन कोई भी आतंकवादी की अब खैर भारत की भूमि पर नहीं है। यह मोदी की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह जी की निगाह सीमा के एक एक इंच पर है। हम घुसने नहीं देंगे, जरूरत पड़ा तो उसको जहन्नुम में भी भेजेंगे और जेल भी भेजेंगे। और बिहार की सरकार भी उसके लिए चौकस है कि कोई आतंकवादी नेपाल की सीमा से हो या किसी सीमा से हो, बिहार में न घुस पाए। दूसरी सुर्खी भी बिहार से, जहां बीते 12 दिनों से विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा चल रही है। आज इस यात्रा का वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स बिहार कांग्रेस के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा था। कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने आयोजित करवाया था। उन्होंने इस घटना के लिए माफी मांगी और कहा घटना के वक्त वो मंच पर नहीं थे और इस तरह की हरकत का वो समर्थन नहीं करते। कॉल आया था कि इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है, तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहां निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी निंदा करता हूं। उधर बीजेपी नेता कृष्ण कुमार सिंह ने पटना के गांधी मैदान थाने में मोहम्मद नौशाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बीजेपी और जेडीयू कई नेताओं ने इसको लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। दशकों तक बिहार में वोट चोरी की, बम बंदूक और लाठी के आधार पे गरीबों की वोट को लूटा, वही आज वोट चोरी के बारे में ज्यादा चिल्ला रहे हैं। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आज तो सारे हद पार किए। इन्होंने देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लेके अपशब्द कहे, गाली गलौज किए। क्या यही उनकी राजनीतिक आदर्श है? ये सामंतवादी लोग हैं। इनकी पैर के नीचे से जमीन जा चुकी है, बौखला गए हैं। कांग्रेस ने इस घटना से किनारा किया। प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले ये सब ध्यान भटकाने की बातें, ये ना हमारी परंपरा है, ना हम ऐसी बात करते हैं। ये सब ध्यान भटकाने की बातें, ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता। तीसरी सुर्खी, आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर दिल्ली में 3 दिनों का कार्यक्रम हुआ। व्याख्यानमाला हुई जिसका नाम था 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज। आज कार्यक्रम का तीसरा और आखिरी दिन था जिसमें जिज्ञासा समाधान सत्र हुआ, यानी कि Q&A। इसमें आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने शिक्षा व्यवस्था पर बात की। अंग्रेजी ठीक लेकिन हिंदी को न नकारें जैसी बात कही और ये भी कि बीजेपी और आरएसएस में कोई अनबन नहीं, और इस बात से भी इनकार किया कि सब कुछ संघ तय करता है। राज्य सरकारों से अच्छे संबंध की बात भी उन्होंने कही। सरसंघचालक ने और क्या कहा, सुनते हैं। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, क्यों देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।